फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारा ये फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर को थरोली एक बार रिवाइज करके रखते हैं। अब बच्चों, ये रिवीजन थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर देखते वक्त काफी टाइम तक रिवाइज भी किया था, एज वेल एज हम लोग यहाँ से स्लोली भी गए थे। तो इसके लिए हम लोग इसको फटाफट एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं। पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने पूरे एक महीने में देखा हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग से रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन लिया था। मैंने आपको बताया था क्यों बुक कीपिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी इसके लिए होगा कि भाई हमारे जो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था जो बिजनेस के आप लोग डीलिंग कर रहे हो तो वो आपको याद रहनी चाहिए। तो वहां पे एक सबसे बड़ा रीजन होता है, प्लस हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है ये भी हमको याद होना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते। इवोल्यूशन ऑफ बुक कीपिंग मैंने आपको बोला था चंद्रगुप्त मौर्य के रिजिम में हुआ था। और यहाँ पे एक मिनिस्टर हुआ करता था कौटिल्य नाम का, जिसने एक बुक भी लिखी थी अर्थशास्त्र। ओके, और इसी पर्टिकुलर बुक के अंदर उन्होंने अकाउंटिंग के बारे में बोला था। बट आफ्टर ऑल क्या हुआ बताना, 1494 में लूका डी पैसोली नाम का जो बंदा था उसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम निकाली, जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, मेन मेन पॉइंट को मैं हाईलाइट करके उनको रिकॉर्ड करूंगा या मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद आफ्टर ऑल क्या हुआ फिर बताना, धीरे 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 अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा और डेवलप होने लगी। ठीक है, वहां तक कोई इतना खास भी नहीं था। फिर हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग देखने लगे। तो हमने सिंपल वर्ड्स में बुक कीपिंग किसको बोला था, तो बुक कीपिंग क्या होती है बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग बोले तो लिखना क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे। एक सिस्टमैटिक वे में ट्रांजैक्शन को लिखना, इसे ही क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग बोला जाता है। और हमने बोला था ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, वो भी डेट वाइज। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब है जो ट्रांजैक्शन को आप लोग मनी के वे में आप मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मैं रेंट पे करता हूं लेट से 7,000 का, तो रेंट पे करना इज ट्रांजैक्शन, बट 7,000 का रेंट पे कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, और ये रिकॉर्ड किया कैसे जाता है बताना, डेट वाइज रिकॉर्ड करते फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने बोला कि भाई बुक कीपिंग जो होता ये आर्ट है और साइंस भी है, जो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता, क्लासिफाई करता और समराइज करता फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। रिकॉर्डिंग का मतलब मैंने आपको बताया था लिखना, क्लासिफाइंग का मतलब मैंने बोला था एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे लिखना, और समराइजिंग का मतलब होगा जो इतने डिटेल में आपने ट्रांजैक्शन लिखे उसको समरी वे में लिखना, इसको बोलते हैं समराइजिंग। ठीक है, तो इन सब को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, इसका आर्ट साइंस जो है वो क्या है बताना, आपकी बुक कीपिंग। फिर मैंने आपको इसमें दो डेफिनेशन हमेशा याद रखने के लिए बोला था। दो डेफिनेशन कौन सी बताना, जे आर बाटली बॉय और नॉर्थकॉट। ओके, जे आर बॉटली बॉय ने क्या बोला, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। ओके, सेट ऑफ बुक्स में बिजनेस की डीलिंग लिखना, इसी को क्या बोला जाता है, इसकी आर्ट को क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग। नॉर्थकॉट ने क्या बोला, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या, मॉनिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी आपके कमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना, ये है क्या, बुक कीपिंग। फिर इसके बाद हम लोग जरा सा आगे चले गए, आगे जाके हम लोगों ने फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग देखना स्टार्ट किया था, अगर आपको याद है तो। मतलब हम जो बुक कीपिंग करते, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करके रखते सारे ट्रांजैक्शन, तो उसके फीचर्स क्या क्या है ये हमने देखना स्टार्ट किया था। तो इसमें सबसे पहले हमने बोला था इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये एक मेथड है, और मेथड भी काय की बताना, रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी आपका डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी एक मेथड होती है रिकॉर्डिंग की, वो क्या है बताना, बुक कीपिंग। उसके बाद में हमने देखा था ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो जो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे बस वही रिकॉर्ड किए जाते हैं आपके बुक कीपिंग के अंदर। मतलब जो मनी से मेजर हो सकते हैं बस उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बाकी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते। फिर हमने बोला था ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो जो भी आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करते हो, विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, जो आपको आगे तक काम में आएगी। स्पेसिफिक पीरियड के लिए मैंने आपको बोला था आप जनरली क्या करते हो, वन अकाउंटिंग ईयर के लिए अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, जो बुक कीपिंग में आप लिखते हो ट्रांजैक्शन को,
तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होता है। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, तो हमने वहां पे सीखा कि कैसे आप लोगों का क्या होता है बताना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो इन शॉर्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऐसा नहीं कि आपने जैसे मर्जी में आया आपने लिख दिया, वैसे नहीं होगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप लोग क्या करते हो, बुक कीपिंग करते हो। और फिर उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट देखा था, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। ये एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन को साइंटिफिकली रिकॉर्ड करने की, ठीक है। तो इतना था हमारा फीचर। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग करने के क्या क्या पर्पजेज है, ये पर्पजेज हम लोगों ने सीखे थे, ठीक है। तो पर्पजेज हम लोगों ने क्या क्या देखे थे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए उसका कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना, तो ये बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। तो हमने बोला कि भाई जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है वो डेट के अकॉर्डिंग और अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या किए जाते बताना, रिकॉर्ड करके रखे जाते। बुक कीपिंग सर्व्स एज परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। तो ये जो बुक कीपिंग होता है ये परमानेंट रिकॉर्ड होगा ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो आपसे आपके मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसका परमानेंट रिकॉर्ड आपका क्या रहेगा बताना, बुक कीपिंग रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान, ये भी आपको कहां से पता चलता है बताना, आपके बुक कीपिंग से। फिर उसके बाद टू नो द टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द इंटरप्राइज, मतलब आपके बिजनेस में टोटल असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, ये भी आपको कहां से पता चलेगा बताना, आपके बुक कीपिंग से। फिर टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर, मतलब बिजनेसमैन दूसरों को क्या ओव करता है, मतलब दूसरों को कितना देना बाकी है, ये आपको कहां से पता चलेगा बताना, आपके अकाउंटिंग से। Businessman comes to know the current year's progress over previous year and compares its financial result with other business enterprises। मतलब करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। वो किसकी वजह से पॉसिबल होगा, बुक कीपिंग की वजह से होगा, ठीक है। हम लोगों ने पहले बहुत डिटेल में देखा था, तो हम सिर्फ अभी फटाफट उसको रिकॉल करने की पूरी कोशिश करते हैं, ओके। फिर हम लोगों ने देखा था कि आपकी जो बुक कीपिंग होती है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने बोला था रिकॉर्ड, क्योंकि आप लोगों को सारे ट्रांजैक्शन रिमेंबर रहेंगे ये पॉसिबल तो नहीं होता, बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है काय की वजह से, आपके बुक कीपिंग की वजह से। हमको सारे ट्रांजैक्शन याद ही रहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट ड्यू टू दैट बुक कीपिंग इट कैन बी पॉसिबल। फिर इसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स, लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एटसेट्रा एट एनी गिवन टाइम। मतलब आपके बुक कीपिंग से क्या होगा बच्चों, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स, लाइबिलिटीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन एनी टाइम मिल सकती है। डिसीजन मेकिंग में भी आपको बुक कीपिंग हेल्प करेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो बराबर प्रॉफिट दे रहा कि नहीं दे रहा, अच्छा दे रहा तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब आपको कौन बताएगा बताना, आपका बुक कीपिंग बताएगा। फिर उसके अलावा था कंट्रोलिंग। तो बुक कीपिंग enables द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अब अगर आपको पता चल रहा है कि आपके बिजनेस में कोई एक्सेसिव एक्सपेंडिचर हो रहा या कहीं से कम प्रॉफिट जनरेट हो रहा, तो उस पर्टिकुलर चीज को कैसे कंट्रोल कर सकना, इसके लिए भी आपको सपोर्ट कौन करेगा, बुक कीपिंग। आपने रिकॉर्ड करे सारे ट्रांजैक्शन तभी आपको पता चलेगा ना कि कहीं किसी जगह पे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है या किसी जगह से हमको ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो ये कब पता चलेगा, जब आप लोग प्रॉपरली बुक कीपिंग करोगे, और बुक कीपिंग नहीं किया तो ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं होगी। फिर उसके बाद एविडेंस के बारे में हमने देखा, बिजनेस नीड्स फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो कल चल के कोई डिस्प्यूट वगैरह अराइज हो जाए तो वो डिस्प्यूट के केस में ये जो आपका बुक कीपिंग रहेगा दैट विल बी सर्व्ड एज व्हाट, एविडेंस। वो एविडेंस बोल के भी काम में आने लग जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी। और टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारे बिजनेस में जो भी आपको टैक्सेस लग सकते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो वो टैक्सेस आपके कहीं ना कहीं बुक कीपिंग पे ही को रिलेट होते हैं या वो बुक कीपिंग के ही थ्रू निकाले जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, मतलब यूजफुलनेस ऑफ बुक कीपिंग टू होम, मतलब किसको किसको ये बुक कीपिंग काम में आएगा।
ओके, मतलब मेरा बिजनेस है, मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो वो किस किस को यूजफुल रहेगा? तो सबसे पहले तो ओनर को यूजफुल होता है, मतलब जो बिजनेस का मालक होता उसको सबसे पहले कहीं ना कहीं यूजफुलनेस लगेगी उस पर्टिकुलर बिजनेस की। फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो होता, मतलब जो लोग मैनेज करते हैं बिजनेस को, तो बच्चों उन लोगों को भी कहीं ना कहीं बुक कीपिंग हेल्पफुल रहेगी। फिर इन्वेस्टर जो बिजनेस में पैसा डालना चाह रहे हैं, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए भी कहीं ना कहीं बुक कीपिंग हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो वो सामने वाला बिजनेस में पैसा डालेगा, बट आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं ये कहां से पता चलेगा? बुक कीपिंग से पता चलेगा। तो इन्वेस्टर को भी ये हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद कस्टमर, कस्टमर भी इजीली अंडरस्टैंड हो पाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो ये आपके कस्टमर को कहां से पता चल सकता है बताना, अगर आपने प्रॉपरली बुक कीपिंग की हो तो। ही कैन बी एश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। गवर्नमेंट को भी काम में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को जो टैक्सेस आप लोगों से लेने हैं, तो वो टैक्सेस आपके बुक कीपिंग पे ही बेस्ड हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं यूजफुलनेस रहेगी आपके बुक कीपिंग की। फिर उसके बाद लेंडर्स, मतलब जिन जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, तो वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को देख के आपको पैसा देते हैं। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो वो पैसा देने से लोग डरते नहीं है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपके बुक कीपिंग का ही यूज आएगा। और डेवलपमेंट, कल चल के आपको कोई डेवलपमेंट करनी है बिजनेस में, तो उसके लिए भी डेफिनेटली आपकी बुक कीपिंग ही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस देखा था बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग का डिफरेंस देखा। बुक कीपिंग आपको याद होगा, इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग होता है। जबकि अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो इसमें रिकॉर्डिंग भी आता, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, मतलब सब कुछ चीजें आपको कहां पे दिखाई देगी? अकाउंटेंसी के अंदर दिखाई देगी। तो बुक कीपिंग में सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग नजर आएगा, जबकि अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग यहां तक की बातें आएंगी, ओके। स्टेज, बुक कीपिंग आपको अगर मैं बताऊं तो इट इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग हमेशा पहली स्टेज होती है आपके अकाउंटिंग की, जबकि अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज, मतलब ये प्राइमरी स्टेज तो है ही है, इसके साथ इंक्लूड्स द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इन शॉर्ट अकाउंटेंसी तो आप ऐसा पकड़ के चलो ये प्राइमरी स्टेज भी है और सेकेंडरी स्टेज भी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो भाई बुक कीपिंग में जो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग आता वो तो आपके अकाउंटेंसी में भी आता, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें आती है, तो इसके लिए क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटेंसी अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज, मतलब प्राइमरी तो है ही है, सेकेंडरी स्टेज भी कौन है बताना? अकाउंटेंसी ही है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सारे जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बुक कीपिंग का पर्पस होता। जबकि अकाउंटेंसी का पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज। तो जो भी आपके रेलेवेंट अथॉरिटीज होंगी उन्हें भी आप लोग कम्युनिकेट करो, ये भी क्या होगा बताना? ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक कीपिंग आपको भी समझ रहा होगा छपरी काम है, तो ये जूनियर स्टाफ ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये काम करने के लिए, बट अकाउंटेंसी भारी काम होता तो ये जनरली सीनियर स्टाफ करता है, ठीक है। आउटकम, बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर, ये आपको आगे समझ में आएगा, आगे आपको मिलेगा, चैप्टर ही रहेंगे इस पे। जबकि अकाउंटेंसी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मिलता, ठीक है। बुक कीपिंग से जर्नल एंड लेजर मिलता, तो अकाउंटेंसी से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट मिलता है। बुक कीपिंग डे टू डे डिटेल्स देती है, जबकि अकाउंटेंसी एंटायर पीरियड का आपको इंफॉर्मेशन देती है। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, तो इसमें ज्यादा कोई एनालिसिस नहीं लगता, जबकि अकाउंटेंट यूजेस बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा एंड कंप्लीट्स इट इनटू रिपोर्ट्स। तो एनालिसिस कहां पर रिक्वायर्ड होगा? अकाउंटेंसी में, बुक कीपिंग में नहीं लगता। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग को सपोर्ट में रख के कोई आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। हाँ, लेकिन अकाउंटेंसी से डेफिनेटली आपको क्या हो सकता है बताना? क्रिटिकल बिजनेस जो होगा, डिसीजन जो होंगे, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है।
एनालिटिकल स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में कोई एनालिटिकल स्किल नहीं लगती, जबकि एनालिटिकल स्किल मतलब एनालाइज करने की जो शक्ति है वो आपको अकाउंटेंसी में लगेगी, जबकि बुक कीपिंग में नहीं लगती। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे थे हम लोग अकाउंटिंग की, अकाउंटेंसी की। तो ऐसा समझ के चलना, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखो ये आपकी अकाउंटिंग है, तो ये अकाउंटिंग का पार्ट क्या है बताना, बुक कीपिंग। ठीक है, ये बुक कीपिंग किसका पार्ट है बताना, अकाउंटिंग का। इट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अब ये उससे भी बड़ी बात, अकाउंटेंसी का पार्ट क्या है बताना, अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग आता, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आता, तो अकाउंटेंसी में तो बुक कीपिंग भी आता है। ठीक है, द अकाउंटिंग अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग करना बोले तो लिखना, क्लासिफाई बोले तो सब एक जैसे ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिखना, रिपोर्ट करने का मतलब होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना। ओके, accounting principle are the basic norms and assumption developed and established as the basis for accounting system। तो ये कहीं ना कहीं क्या है बताना, एक बेसिस होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। दिस प्रिंसिपल्स आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। तो ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, तो ये यूनिवर्सली क्या किया जाता है बताना, अप्लाई किया जाता है। और डेफिनेशन में आप लोगों ने क्या देखा था, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये एंटायर बॉडी ऑफ क्या है बताना, थ्योरी है एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना याद रख दिए कि अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इतना काफी रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से हमारा रियल अकाउंट स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको तब भी बताया, ये जो है यहां से आपको सब यूजफुल बातें देखने को मिलने लगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बेसिस, या उसको बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। यहां से सब पार्ट आप ऐसा पकड़ के चलो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये रिवाइज करते वक्त भी थोड़ा ध्यान दे देना। तो मुझे एक बात बताओ, हमने क्या देखा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में? तो हमने बोला देर आर 3 बेसिस और मेथड्स ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग। ओके, और 3 बेसिस कौन कौन से बताना, एक कैश बेसिस, एक एक्रूवल और एक मिक्स्ड बेसिस। एक्रूवल को मर्केंटाइल बेसिस भी बोला जाता है। कैश बेसिस क्या है मैं आपको शॉर्टली बोल देता हूं, जब कैश आएगी, जब कैश पे करेंगे तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बेसिस में। ठीक है, देखो, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। जितना तुमको एक्चुअल में कैश मिली और एक्चुअल में कैश आपने पे किया, बस वही रिकॉर्ड होगा आपके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। रेवेन्यू तभी आप रिकॉग्नाइज करोगे, तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपको कैश मिलेगी। कैश नहीं मिला तो रिकॉर्ड ही मत करना। मैंने आपको बताया भी था, आपने अगर क्रेडिट में किसी को सेल किया होगा तो कैश बेसिस में आप लोग क्रेडिट पे सेल किए हुए को रिकॉर्ड नहीं करते, जब उससे पैसा बाद में मिलेगा तब जाके उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, एनी एक्सपेंसेस पेड, और जो भी आप एक्सपेंसेस पेड कर रहे हो तो वो भी आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा बताना, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, सच अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज यूजुअली फॉलोड बाय द प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो इतने लोग हैं जो क्या करते हैं बताना, कैश बेसिस फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। ओके, एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस में आप लोगों ने क्या सीखा था? तो बड़ा ही सीधा सा जवाब बच्चों, यहाँ पे कैश आएगी जाएगी वेट मत करो, जैसे ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ वैसे उसको रिकॉर्ड कर दो। ये कहां पे हमने सीखा? एक्रूवल बेसिस में हमने सीखा। ठीक है, तो एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस में क्या बोला जाता है? तो देखो, अंडर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू whether received or not but has been earned or accrued during the accounting period and expenses incurred whether paid or not are recorded। ठीक है, तो एक्रूवल बेसिस में क्या होता है बच्चों, भले ही आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब आपने अर्न कर लिया, अर्न करने का मतलब है जब रेवेन्यू आपका फिक्स हो गया तभी उसको क्या करेंगे बताना, रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब अगर आपने क्रेडिट में सेल किया है तो आपका रेवेन्यू फिक्स हो चुका है, तो आपने उसे रिकॉर्ड कर देना। ओके,
और एक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक्रूड का मतलब होता है हमको अब आना बाकी है पैसा, तो भी उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। और एक्सपेंसेस आप लोग जब इनकर कर लेते हो, भले ही आपने पे नहीं भी किया हो, तो भी उसको फिर रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न और एक्रूड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दिस आर इनकर्ड। मतलब जब एक्सपेंसेस आपने इनकर किए तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। ओके, जब भी इनकम आपने अर्न की तब, भले ही वो मिलो या ना मिलो, और कोई भी एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया भले ही आपने पे किया या नहीं किया, तब जाके आप लोग उसे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ये एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था, और मैंने आपको ये भी बोला था, हमारे इंडिया में यही वाली मेथड पॉपुलर है। अब जब भी हम लोग आगे चल के अकाउंटिंग करेंगे तो वो इसी मेथड से करेंगे। कैश आएगी जाएगी वेट नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन हुआ तो आप लोग उसे क्या करने वाले हो, रिकॉर्ड भी करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। अब ये मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस में हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अंडर मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस आर फॉलोड। मिक्स्ड में दोनों भी फॉलो होता है, कैश भी और एक्रूअल भी, ठीक है। रेवेन्यूज एंड असेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। रेवेन्यू और असेट को कब रिकॉर्ड करोगे, आप कैश बेसिस पे करोगे, मतलब जब कैश मिलेगी तभी रिकॉर्ड करना। लेकिन एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब जब हमारा क्या होता है बताना, जब आपको पेमेंट आपने नहीं भी किया एक्सपेंडिचर का, बट एक्सपेंसेस अक्रू हो गया, देना बाकी भी रहा, तो भी आप लोग उसको रिकॉर्ड कर देते हो, ओके। लेकिन द लॉज इन इंडिया प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ दिस मेथड। तो लॉ हमारे जो इंडिया के है वो इस मेथड को प्रोहिबिट करते हैं, वो इसे फॉलो करने की परमिशन नहीं देते, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को सब समझ में आया होगा। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ओके। मतलब जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोग अभी देखने वाले, ओके। तो ध्यान रखना बच्चों, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज लाइक फॉलो। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबल होना चाहिए, मतलब उस पर कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बैठे वैसी होनी चाहिए। दूसरा, रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो दैट मस्ट बी रिलेवेंट ऑल्सो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबको अंडरस्टैंडेबल चाहिए, मतलब आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो बाय वे ऑफ योर अकाउंटिंग, तो वो सबको अंडरस्टैंडेबल भी चाहिए। और लास्ट में बोलेंगे कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी दैट मस्ट बी व्हाट, कंपेरेबल ऑल्सो, मतलब आप उसको कंपेयर भी करते आना चाहिए आपको। तो बच्चों इतना उसका मेनली देखा जाए तो रिलेवेंस निकलता। अब ये आप अंदर पढ़ भी सकते हो, या मैंने आपको तब भी बताया कि इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग और ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चीजों पे आए। अब ये चीजें तो भाई आपको पता होनी ही चाहिए, आपके दिमाग में घुसनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आगे तक आपको बस यही चीजों में डील करना है, यही चीजों में खेलना है, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ये ऐसे वर्ड्स है जो बार बार अब आपके अकाउंट्स में यूज होते रहेंगे, तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी रहेगा, ठीक है। In order to have better understanding of accounting, it is necessary to know the meaning of certain basic terms. कुछ आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, और ये कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, तो ये आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे, ओके। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के टाइप क्या क्या, तो बेटा दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और दूसरे होते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन किसको बोला जाता है बच्चों, द ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर पाओ उसको बोलेंगे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे, जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का एग्जांपल क्या है, बार्टर, ठीक है। तुम मुझे वीट दो, मैं तुम्हें राइस दे दूंगा, तो मुझे एक बात बताओ ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। ये बार्टर ट्रांजैक्शन हुआ। बट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी दो होते, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आपका नगद, और
क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? उधार। ओके, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका था। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा? जब आपको झटके फट पैसा मिल जाएगा। ओके, जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तभी पैसा आपका भी फ्लो हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? आपका मनी जो होता है वो इमीडिएटली पेड नहीं होता। तो व्हेनेवर मनी इज इमीडिएटली पेड, तो उसको बोलने का कैश ट्रांजैक्शन। और जब मनी आपकी पे नहीं होती इमीडिएटली, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो देखो वहां पे ट्रांजैक्शन, अभी जो होमवर्क दिया था तो वैसे तो सबने कर लिया, बट किसी किसी को लगा बाबा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है दो पर्सन्स और पार्टीज के बीच में फॉर मनी और मनीज वर्थ, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। टर्मिनोलॉजी दिमाग में फिट कर दो। ओके, जब गुड्स एंड सर्विसेज दो लोगों के बीच में ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज होती है फॉर मनी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन दो टाइप के, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी क्या? द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, जिसमें मनी और मनीज वर्थ एक्सचेंज हो जाए तो उसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, और मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली देखे जाए तो दो टाइप के हो जाएंगे, एक होते हैं कैश ट्रांजैक्शन, दूसरे होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चों? द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली, जब के तब आपका अगर कैश पे आउट हो जाए तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो? कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction but it is paid or received at a later date। जब बाद में पे आउट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा बताना? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसके बाद नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। तो जहां पे मनी और मनीज वर्थ इन्वॉल्व ही नहीं हो तो उसे आप लोग क्या नाम देने वाले? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नाम दोगे। ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर इज कॉल्ड एज बार्टर। आपको भी पता है एक चीज के बदले में दूसरी मिलेंगी तो उसको तो हम लोग बार्टर बोलते। फिर हमने एंट्री का मीनिंग देखा। एंट्री का मैंने आपको बताया भी था फॉर्मेट, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और मेथड, इसको बोला जाता है एंट्री। तो मैंने आपको उसका फॉर्मेट भी बताया था। उसके बाद नरेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोगे किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का तो उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, गुड्स, गुड्स रेफर्स टू व्हाट? मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड, मतलब जो ट्रेडर जिसमें ट्रेड करता, जिसमें डील करता, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। जैसे मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट, केमिस्ट वाले को मेडिसिन गुड्स है। वेजिटेबल, वेजिटेबल वेंडर के लिए गुड्स है। पार्ट्स लाइक टायर, इंजन, गियर बॉक्स, ये व्हीकल मैन्युफैक्चरर के लिए क्या बताना? गुड्स है। ठीक है, तो जिस चीज में आप लोग डील कर रहे हो वो आपके लिए क्या बन जाएगी बताना? गुड्स बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, दैट वाज कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ठीक है, तो कैपिटल एंड ड्राइंग के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो जितना भी अमाउंट किसी ओनर ने बिजनेस में लगाया तो उसको आप लोग क्या नाम देंगे? कैपिटल। और हमने फिर यहां पे एक इक्वेशन भी बनाया था, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। ओके, तो इससे एक इक्वेशन बनता है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था क्यों होता है ऐसा। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, असेट लाइबिलिटीज दोनों जाके टैली होते हैं, तो इसकी वजह से असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी बनता है इक्वेशन। बट लाइबिलिटी में दो चीजें आती है, एक कैपिटल आता है और एक आउटसाइड लाइबिलिटी आता है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी को हमेशा लाइबिलिटीज ही बोल दिया जाता। ओके, और उसके बेसिस पे फिर हमने डिसाइड किया था कि भाई कैपिटल एग्जैक्टली आपका कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज करके भी आता है। ठीक है, और हमने बोला था कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी रहेंगी। और मैंने क्यों बोला था ऐसे कि ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो उसका रीजन बड़ा आसान है बच्चों, क्योंकि आपके पर्टिकुलर बिजनेस में अगर आपने कैपिटल डाला, भले ही ओनर ने बिजनेस में कैपिटल डाला, बट वो बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। तो जब बिजनेस ने पैसा लिया तो हमेशा उसे वो अमाउंट पेबल रहेगी, और क्योंकि उसे वो अमाउंट पेबल है तो इसी के लिए हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं? लाइबिलिटी बोलेंगे। ओके, उसके बाद ड्रॉविंग्स।
तो बच्चों जो भी अमाउंट ऑफ कैश बोलो या फिर गुड्स बोलो या असेट बोलो, जो भी चीज आप बिजनेस से निकालोगे फॉर द पर्सनल यूज, ओके, पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस में से गुड्स निकालो या कोई असेट निकालो या पैसा निकालो, इस सब को क्या बोला जाता है? ड्रॉविंग बोला जाएगा, ओके। उसके बाद हमने देखा था डेटर और क्रेडिटर के बारे में भी। तो डेटर और क्रेडिटर एग्जैक्टली क्या थे बच्चों? तो डेटर इज द पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, मतलब ऐसा बंदा जिसे पे करना है किसको? बिजनेस को, फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटर, ठीक है। इन शॉर्ट, डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, मतलब जिस बंदे को बिजनेस को पैसा देना बाकी, तो वो क्या बन जाएगा? डेटर। उल्टी लैंग्वेज में बोलूं तो बिजनेस को जिससे पैसे आने बाकी, तो वो क्या बनेगा? डेटर। क्रेडिटर का मतलब क्या है? अ पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू पे, मतलब ऐसा बंदा जिसे बिजनेस को पैसा पे करना है, वो क्रेडिटर बनता है बिजनेस का, ओके। इन शॉर्ट, अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी। ओ का मतलब होता है देना बाकी है, ठीक है। तो जिसको हमारे बिजनेस ने पैसा देना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडिटर। उसके बाद बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का हमने क्या मीनिंग देखा? एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेट, मतलब जो अमाउंट आपके लिए इररिकवरेबल है, मतलब आपसे रिकवर हुई ही नहीं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बताना, बैड डेट्स बोलेंगे। हमको डेटर से पैसे आने बाकी होते हैं, बट जब पैसा हमें नहीं आया, तो वो क्या बन जाएगा? आपका बैड डेट्स बन जाएगा। इट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस, ये रेवेन्यू लॉस है किसके लिए? बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हमने देखा था भाई एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर इज एन अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी अमाउंट आपने स्पेंट करी है, जो भी आपने पैसा उड़ाया है बिजनेस के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? बताना, एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपके बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। और तीन टाइप के कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चों? एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा बच्चों? दिस इज द एक्सपेंडिचर incurred to acquire fixed asset or to increase the value of fixed asset। याद करो, अगर फिक्स असेट एक्वायर करने के लिए आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, जब फिक्स असेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए कोई आप एक्सपेंडिचर करते हो, तो वो भी क्या रहेगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद करना, मशीन का कोई स्पेयर पार्ट चेंज कर रहे हो, जिससे वो पापड़ की मशीन 1000 की जगह पे 1500 पापड़ प्रोड्यूस करने लग गई, तो वो जो स्पेयर पार्ट की कॉस्ट होगी, वो आपके लिए क्या बनेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका जो भी बेनिफिट होगा वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलता है। एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, और ये कैसा होता है? नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब ये बार बार आप लोग नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, अभी जरूर हमको बेनिफिट मिल जाता है, बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट। हमको इमीडिएटली क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलेगा, बट वो लेस देन 1 ईयर रहेगा। जैसे मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे 1 महीना वहां पे क्लास लेने के लिए जमेगा, तो मेरा बेनिफिट कितना है? शॉर्ट टर्म का है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेक्ट। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, इससे कोई प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ती। दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस में नॉर्मल आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड अपियर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये दिखता भी कहां पे? बताना, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के, ठीक है। जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ये सब क्या है? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बच्चों? एनी एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, जो वैसे तो रेवेन्यू इन नेचर होता, वैसे तो रेवेन्यू इन नेचर है, बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, लेकिन जिसका बेनिफिट 1 साल में नहीं खत्म होगा,
उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एग्जांपल भी दिया था हैवी एडवर्टीजमेंट। मैंने हैवी तो नहीं, लेकिन आपको बोला था कि मैंने एक बार एडवर्टीजमेंट दी तो वो जो एक बच्चा या बच्ची कोई तो भी था, तो वो 2 साल के बाद फिर जाके मेरे पास में क्लास के लिए ज्वाइन हुआ, तो वो क्या था, वो भी मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो ये दिखता तो रेवेन्यू जैसा, बट इसका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म तक मिलते जाता, तो इसके लिए इसे क्या बोलते हैं बताना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप आपने वो सीए फाउंडेशन में, मैंने जो सीए फाउंडेशन का भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको लेक्चर दिया था वो भी आपने किया होगा, ये मैं ऐसा अज्यूम करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये पक्का वहां पे सीए फाउंडेशन में 2 मार्क्स के लिए आता, बट वहां पे क्या होता है क्या नहीं, वो मैंने वहां पे आपको डिस्कस भी किया है। ये हमने 11th के एंगल से किया हुआ है, और उस वीडियो में हमने देखा था सीए फाउंडेशन ओरिएंटेड। ठीक है, आई होप सबके दिमाग में ये सब चीजें गई होंगी। फिर भी अभी रिवीजन में बहुत सारा पार्ट हमारा बाकी है, तो हम लोग उसको देखेंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे।